जमीर जिंदा रहने दे, कबीर जिंदा रहने दे, दिलों में अपने सुल्तान जिंदा रहने दे, लेकिन फकीर भी जिंदा रहने दे। जमीर जिंदा रहने दे, कबीर जिंदा रहने दे, दिलों में अपने सुल्तान भी जिंदा रहने दे, लेकिन फकीर भी जिंदा रहने दे। हौसलों के तरकसों में कोशिशों की तीर जिंदा रहने दे, हौसलों के तरकसों में कोशिशों की तीर जिंदा रहने दे। हार कर सब हार गए, हार कर सब हार गए तो क्या गम है, लेकिन पुनः जीतने की जीत जिंदा रहने दे। कबीर जिंदा रहने दे, जमीर जिंदा रहने दे, फकीर जिंदा रहने दे, कबीर जिंदा रहने दे। तो स्वागत है आपका जीडी की मॉडल पेपर 2। क्वेश्चन आपके सामने। अपने आप को परीक्षा से पहले नाप लीजिए कि आपकी तैयारी क्या है। जीडी की जितने भी मॉडल पेपर, फर्स्ट मॉडल पेपर मैं करा चुका हूं, ये मॉडल नंबर 2 है, पेपर नंबर 2। और जो स्कोर आप यहां पाएंगे लगभग वही स्कोर आपके एग्जाम में रहेंगे। देख लीजिए कि आपकी जीडी के लिए जीएस की तैयारी क्या है। चलिए, आपके बोर्ड पर सवाल है, आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो आपके जीडी में एक दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एक दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एक क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से ये आने तय हैं, इनको आना ही तय है, ये आएंगे। देखिए, तो मैंने हर सेट में लगभग आपके पेपर के जो सिलेबस हैं उनको पूरा कवर करने का प्रयास किया है। लगभग जो जीडी का मॉडल पेपर है सेम उतने पेपर उन एरिया को जो आपके सिलेबस में दिए हैं हमने क्वेश्चन के माध्यम से उनको कवर करने का प्रयास किया है। और मैं क्वेश्चन को लगातार व्याख्या कर रहा हूं, आसपास के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको मैं कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आप इतना प्रयास कीजिए कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए, 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की क्या हुई थी? हत्या। उनकी पुण्यतिथि है महात्मा गांधी की क्या हुई थी? हत्या। मैं चाहता हूं कि आप महात्मा गांधी की हत्या के बारे में 30 जून 1948 को नाथूराम गॉडसे ने मूंगफली खाकर गोली मारा था महात्मा गांधी को। देखिए, ये आपके सामने एक वीडियो है, मैं चाहूंगा इसको आप देखें और इसके बारे में आप सुने। ये महात्मा गांधी का रियल है, देखिए, सुन लीजिए इसको। ये रहे गांधी जी, ये गांधी की ये रियल इमेज है उस समय जबकि बिरला भवन में 30 जून 1948 को। ये किसी सिंगर ने उनके गाने को कटराइज किया है, किसी ने उनको मोटिवेट, मतलब किसी सिंगर ने उनको क्या काम किया है, उनके पुण्यतिथि पर एक गीत गाया है, आप सुनिए। मिलल कलियों चलल गोली, वो कह रही हैं कि कलिहें आजादी मिलल आल चलल गोली, गांधी बाबा मारल गए दिल ही के गली, गांधी बाबा जात रहले बिड़ला भवनवा। देखिए, तो बिड़ला भवन में गांधी सुनिए, धम धम तीन गोली। 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन में गांधी जी को गोली मारा गया। नाथूराम गॉडसे ने मारा। हमारे समाज में कुछ गॉडसे विचारधारक भी हैं
जो लगातार उनकी पूजाएं अर्चनाएं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर गांधी वाकई में महान थे। गांधी के व्यक्तित्व को लगातार प्रयास किया जा रहा है किसी विशेष विचारधाराओं द्वारा कि उनके व्यक्तित्व को फीका कर दिया जाए, लेकिन गांधी के व्यक्तित्व को कोई फीका नहीं कर पाएगा। जो लोग गांधी के व्यक्तित्व को फीका करने का प्रयास कर रहे हैं वही लोग गांधी के सामने क्या करते हैं, माला अर्पण करते हैं। डजन मैटर गांधी जो गांधी थे, जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया तो गांधी के रियल व्यक्तित्व को समझेंगे। आपसे ये निवेदन है कि जो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस गांधी को पढ़ रहे हैं, गांधी आपके वो गांधी नहीं है। किताब उठाएं, गांधी के बारे में पढ़ें, जजमेंटिव बने। जजमेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। कोई किसी ने क्या कह दिया है, आपने उसे स्वीकार कर लिया है, ये सही बात नहीं है। कुदरत ने आपको विवेक दिया है, तर्क करने की क्षमता दी है। आपके सामने क्या रिसोर्स है इंफॉर्मेशन का, उसको फिल्टर आपने कैसे किया है, इस बात की जानकारी रखें आप, वरना आपको गुमराह किया जा सकता है, आपकी विचारधाराओं को बदला जा सकता है। तो कोई भी विचारधारा के प्रति आप झुकने से पहले उसके तत्व को जानें, उसके सही तत्व को पहचानने का प्रयास करें। क्या सच में ऐसा है? मूल्यांकन करने की क्षमता ही व्यक्ति को आप व्यक्ति बनाती है। अगर आपके अंदर मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं, इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करने की क्षमता नहीं है, किसी दूसरे के बताए गए विचारों को, अगर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी बात माने, आप इसलिए अपनी बात हमारी बात नहीं मत माने। आप किताबें उठाइए और गांधी के बारे में पढ़िए और उनके बारे में पढ़िए, शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, आपके विचारों में कुछ बदलाव आए। महान आत्मा थे। चलिए, तो 30 जून 1948 को गांधी को गोली मारा गया, बिरला भवन में मारा गया दिल्ली में, और नाथूराम गौडसे जी ने मारा, मूंगफली खाकर मारा। गांधी जी प्रार्थना के लिए निकलते थे बिरला भवन में सुबह 4 बजे और उनको गोली मार दिया गया और मर गए 30 जनवरी 1948 को। तो गांधी के पुण्यतिथि पर ही मनाया जाता है क्या? शहीद दिवस। गांधी के पुण्यतिथि पर ही मनाया जाता है बेटा शहीद दिवस। ठीक से याद रखिएगा, शहीद दिवस आपको एक डेट और आ सकता है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होगा 23 मार्च 1931 को। और इस दौरान भी बेटा 23 मार्च को भी मनाया जाता है क्या? शहीद दिवस। तो शहीद दिवस के डेट आपको 2 याद रखना है। 30 जनवरी गांधी के पुण्यतिथि पर भी शहीद दिवस मनाया जाता है, और 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दिया गया तो उनके याद में भी 23 जनवरी को क्या 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। एक दिवस को मजदूर दिवस मनाया जाता है, या जिसे आप कह सकते हैं श्रमिक दिवस मनाया जाता है। कब? 1 मई को। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 मई सन 2016 को, 1 मई सन 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक योजना लागू हुआ था जिसका नाम है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना, क्या नाम है इसका? उज्ज्वला योजना। बलिया बच्चे क्या है? बलिया क्या है दोस्तों? बलिया उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी जिला है। बलिया उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी जिला है। अगर बलिया की चर्चा हो रही है तो आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि बलिया और चंदौली के बीच एक नदी बहती है जिस नदी का नाम कर्मनाशा है। ये कर्मनाशा नदी क्या काम करती है? ये बिहार, दोस्तों ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो प्राकृतिक सीमा बनाती है, बिहार और उत्तर प्रदेश को जो नदी अलग करती है उसका नाम कर्मनाशा है। और ये जो कर्मनाशा है इसका उद्गम माना गया है कैमूर पहाड़ी से। कहाँ से? कैमूर पहाड़ी से। लेकिन बेटा हिंदू मानता, दोस्तों हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहाँ से निकली है ये? तो ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार से जो कर्मनाशा निकली है, ये निकली है त्रिशंकु दैत्य के मुख से। त्रिशंकु दैत्य एक व्यक्ति हैं जिनका हिंदू का मानना है त्रिशंकु दैत्य। त्रिशंकु दैत्य, ऐसा माना जाता है कि त्रिशंकु दैत्य ने 1000 आदमी को खाकर जो ब्लड उगला उसके कारण एक नदी निकली कर्मनाशा। तो कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। इसे भारत का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। तो 1 मई सन 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना क्या हुआ था? लागू हुआ था। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है बेटा। इसमें ऑप्शन में दोस्तों 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की हैप्पी बर्थडे। 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पैदा हुए महात्मा गांधी? पोरबंदर में। कहाँ पर? पोरबंदर में। तो महात्मा गांधी के बारे में अगर हम लोग जानें तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है इसी दिन।
क्यों मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे हुआ, यानी इनका जन्म हुआ। और इन्हीं के जन्मदिन पर क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है बेटा। योनो की एक सभा है जिसका नाम है महासभा। इसी महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की क्या किया है? घोषणा किया है। इसी महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है। बेटा अगर आप थोड़ा सा गांधी के बारे में जाने तो गांधी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में हुई थी, वकालत की शिक्षा लंदन में हुई थी, और गांधी इसके बाद 1892-93 में दक्षिण अफ्रीका चले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के डरबन चले जाएंगे। किसका केस लड़ने जाएंगे गांधी जी? दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने चले जाएंगे गांधी जी। और वहां से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से उठाकर फेंक दिया जाएगा, और वहीं पर गांधी को पहली बार भारतीयों के नेतृत्व की प्रेरणा मिलेगी दक्षिण अफ्रीका में। और उसी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी क्या काम करेंगे? नाटेल कांग्रेस की स्थापना, नाटेल कांग्रेस की स्थापना करेंगे दक्षिण अफ्रीका में। यही दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना करेंगे। गांधी जी यहीं पर एक किताब लिखेंगे, हिंद स्वराज। कौन सा किताब? हिंद स्वराज नामक किताब लिखेंगे। और 1914 में गांधी के प्रयासों से दक्षिण अफ्रीका में एक कानून लागू था, रंग भेद कानून। और इस रंग भेद कानून को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। और बच्चे 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से कहां चले आएंगे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहां चले आएंगे? भारत चले आएंगे। और इसी दिन 9 जनवरी को मनाया जाता है क्या? प्रवासी दिवस। गांधी के याद में इसी 9 जनवरी को मनाया जाता है क्या? प्रवासी दिवस। गांधी के भारत आगमन के याद में 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक 9 जनवरी को क्या? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी जब भारत आएंगे तब क्या लागू था? किसे अपना गुरु मानेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या बनेंगे? राजनीतिक गुरु बनेंगे। जब गांधी भारत आएंगे तो गांधी जी भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करेंगे, और गांधी को कहा जाएगा सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट। और अंग्रेज गांधी को एक उपाधि देंगे, केसरे ए हिंद की क्या देंगे? उपाधि देंगे। किसे? महात्मा गांधी को। किसे? महात्मा गांधी को। इसके बाद बेटा महात्मा गांधी के बारे में आपको 2-3 बातें और याद रखना अपने वनडे एग्जाम के लिए। महात्मा गांधी के बारे में 2-3 बातें आपको और याद रखना है। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होगा। कब? कहां पर? लखनऊ का अधिवेशन होगा कांग्रेस का। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को एक व्यक्ति मिलेंगे जिनका नाम होगा राजकुमार शुक्ल। इनका नाम होगा राजकुमार शुक्ल। और यही राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बताएंगे किसान, कहाँ के किसान? चंपारण के किसान के स्थिति से क्या कराएंगे? अवगत कराएंगे। चंपारण के किसानों की स्थिति से अवगत कराएंगे। और गांधी जी चले जाएंगे 1917 में। कहां पर? चंपारण में। गांधी जी 1917 में कहां चले जाएंगे? चंपारण में। और ये गांधी के जीवन का क्या होगा? प्रथम सत्याग्रह होगा। प्रथम सत्याग्रह क्यों किया जाएगा? क्योंकि चंपारण में लागू था 3 कटिया कानून। ये क्या था? 3 कटिया कानून के तहत 3/20 भाग पर किसान को नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। इसके अलावा लागू था तकाबी ऋण लागू था। इसी के विरोध में गांधी जी चंपारण में क्या करेंगे? गांधी जी चंपारण में अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह करेंगे। और इसी समय जब इस सत्याग्रह में गांधी कामयाब हो जाएंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को क्या कहेंगे? महात्मा कहेंगे। यहीं पर गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहेंगे? महात्मा कहेंगे। इसी के दौरान दोस्तों महात्मा कहेंगे गांधी जी को कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद गांधी के जीवन में क्या होगा? 1918 में क्या होगा? प्लेग बीमारी के कारण महंगाई अपने चरम सीमा पर रहेगी। और महंगाई जब चरम सीमा पर रहेगी तो बोनस को लेकर एक घटना होगी। क्या होगी? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होगा। ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में
प्लेग के बोनस को लेकर होगा। और यहां पर महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम भूख हड़ताल प्रारंभ होगा। प्रथम भूख हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल, ये महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम भूख हड़ताल होगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और क्या काम किया जाएगा? रिटायर्ड जजों की एक समिति बनाया जाएगा और कहा जाएगा 35% बोनस देना उचित रहेगा। असल में था क्या, बच्चे 50% बोनस मांग रहे थे मजदूर और 25% बोनस मिल मालिक देने को क्या थे, मिल मालिक देने को क्या थे, तैयार। और गांधी ने मजदूरों के समर्थन में अपने जीवन का प्रथम भूख हड़ताल किया 1935 में। क्या? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसके बाद गांधी ने क्या काम किया? इसके बाद गांधी ने क्या काम किया? तो गांधी जी ने इसके बाद 1918 में ही महात्मा गांधी करेंगे खेड़ा असहयोग आंदोलन। खेड़ा असहयोग आंदोलन, ये गांधी के जीवन का प्रथम असहयोग होगा। ये प्रथम असहयोग आंदोलन था महात्मा के गांधी का। क्या करने? मालगुजारी से छुटकारा दिलाया महात्मा गांधी ने। किसे? किसानों को। महात्मा गांधी ने किसे छुटकारा दिलाया? किसानों को। तो ये महात्मा गांधी के बारे में कुछ तो और तथ्य हैं। आगे जब मॉडर्न इंडिया हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई और प्रतिशत में सवाल आएगा तो उनकी व्याख्या भी हम लोग और करेंगे। 24 अक्टूबर को बेटा क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को 1945 को क्या स्थापित हुआ था? योनो। क्या स्थापित हुआ था? योनो। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है क्या? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस, 23 मार्च को शहीद दिवस। ये क्या था? ये गांधी की क्या थी? पुण्यतिथि। 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में गांधी को क्या मारा गया? गोली मारा गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को क्या दिया गया? फांसी दिया गया। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को क्या दिया गया? फांसी दिया गया। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? योनो दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल आपके पेपर, ये सवाल है बेटा साइंस का, बहुत प्यारा सवाल है, साइंस का है। आप ठीक से देखिए, ये सवाल साइंस का है। अगर आप इस सवाल को ठीक से देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा जब बर्फ को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो होता क्या है? कह रहा जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है? कह रहा समान रूप से कम होता है, पहले कम होता है फिर बाद में बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है, फिर समान रूप से क्या होता है? बढ़ता है, फिर समान रूप से क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप इसका सही जवाब खोजेंगे बेटा तो इसका सही जवाब क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब, अगर आप जब क्या काम करेंगे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, जब आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तब क्या होगा? तब कम होगा। तो पहले क्या होगा? कम। लेकिन जब 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस की ओर जाएंगे तब क्या होगा? तब बढ़ेगा। तब क्या होगा? बढ़ेगा, तब बढ़ेगा। बेटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है और पानी यहीं पर ठोस में परिवर्तन होने लगता है, यहीं पर पानी ठोस में बदलने लगता है। लेकिन सर्वाधिक ठोस कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे अधिक ठोस कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है कितने डिग्री पर उबलने लगता है। कितने डिग्री पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। कितने डिग्री पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका उबलने लगेगा। कितने फ़ारेनहाइट में उबलेगा? तो 212 फ़ारेनहाइट पर उबलेगा। कितने केल्विन पर उगलेगा? तो 373 केल्विन पर क्या होगा? ये पानी का क्या है? उबलना है। ये पानी क्या करेगा? इतने डिग्री पर क्या करेगा? उबलने लगेगा।
अगर आप पानी के आणविक मात्रक देखेंगे, आणविक मात्रक, तो पानी का सूत्र क्या है? H2O। मतलब इसके अणुओं का अनुपात क्या है? इसके अणुओं का अनुपात है 2:1। इनमें आणविक अनुपात क्या है? इनमें आणविक अनुपात क्या है? 2:1। लेकिन बच्चे सवाल कहाँ गलत करते हैं? अगर पूछे आपसे अनुपातिक, आपसे पूछे आयतनात्मक अनुपात, आयतनात्मक अनुपात, आयतनात्मक अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 8:1 होता है, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? 8। हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? 8। हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? 8 होता है। ये आयनात्मक, ये आयतनात्मक अनुपात है और ये आणविक अनुपात है। 2:1 क्या है? आणविक अनुपात है। ये इसका फ़ारेनहाइट पर कितने फ़ारेनहाइट उबलेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेगा? उबलने लगेगा। 212 दोस्तों, 212 फ़ारेनहाइट पर उबलेगा और 373 केल्विन पर उतलेगा। कि 300 पहले क्या होगा? पहले कम होगा, फिर क्या होगा? पहले कम होगा, फिर क्या होगा? बढ़ेगा। सबसे अधिक डेंसिटी किस पर होगा? किस पर होगा? 4 डिग्री पर। और सब ठोस में कहाँ बदल जाएगा? ये 4 डिग्री पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कि पहले कम होता है, पहले कम होता है, इसके बाद क्या होता है? बढ़ता है। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है सवाल में कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु की, किसी युक्ति की द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनेगा। सदैव आभासी और छोटा बनेगा। ये सदैव आभासी और छोटा बनेगा किस पर? अवतल दर्पण पर। सदैव आभासी और छोटा बनेगा किस पर? अवतल दर्पण पर। अगला सवाल है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निमग्रण उपकरण नहीं है? प्लाटर बेटा इकोनॉमी में एक सिद्धांत है, तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा वहां पर तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करूंगा। अभी इसको व्याख्या करने में समय बहुत लंबा लगेगा। आगे देखिए, कह रहा यद एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग बेटा, मांग का सिद्धांत अगर आप पढ़ेंगे, कभी आप मांग का, डिमांड और सप्लाई का अगर सिद्धांत कभी पढ़ेंगे आप, तो थोड़ा सा यहां पर आपको जानना है मांग और सिद्धांत। अर्फल मार्शल ने दिया है मांग के सिद्धांत को, क्या काम करता है ये मांग का सिद्धांत? क्या कहता है? कह रहा है ये यदि कीमत बढ़ेगी, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, अगर कीमत बढ़ा तो क्या हो जाएगा? अगर कीमत बढ़ेगा, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या होगा? घट जाएगा। और यदि किसी वस्तु की कीमत घटा, यदि किसी वस्तु की कीमत घटा तो मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये डिमांड और सप्लाई क्या क्या है? रूल है। लेकिन बेटा ये हर जगह काम नहीं करता। डिमांड और सप्लाई का रूल हर जगह काम नहीं करता। इसका एक पक्ष और है, इसकी एक पक्ष और है। क्या है इसकी दूसरी पक्ष? अगर आप देखेंगे, अगर इसका दूसरा मतलब निकालेंगे तो दूसरा मतलब क्या कहेगा कि अगर किसी वस्तु की आपूर्ति ज़्यादा है, अगर पूर्ति ज़्यादा है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो कीमत क्या होगी? तो कीमत कम होगी। और यदि किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी तो कीमत क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो कीमत क्या हो जाएगा? अधिक। कारण क्या होता है? जब पूर्ति कम हो जाती है तो मांग ज़्यादा हो जाता है, और मांग ज़्यादा हो तो कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये आपको दो मतलब इसके याद रखने हैं। लेकिन ये सिद्धांत हर जगह काम नहीं आएगा, ये सिद्धांत हर जगह काम नहीं आएगा। जरा देखिए ढंग से। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे बात करूं नमक की, मैंने कहा नमक की कीमत में कमी हो गई है, मैंने कहा नमक की कीमत में कमी हो गई है। तो दोस्तों ये बताओ, मित्रों गांधी जी क्या बात है, उनका क्या नाम? मोदी का मित्रों नहीं, देखो मोदी जी नहीं कह रहा। दोस्तों ठीक से देखिएगा, अगर कीमत कम हुई तो अगर आप बताइए कीमत कम हो जाएगी नमक की तो डिमांड क्या बढ़ा दोगे? आप एक चुटकी नमक खाते थे तो क्या 4 चुटकी नमक खाना चालू कर दोगे? क्या ये पॉसिबल है? क्या है? ये तो संभव नहीं है कि अगर मैं कहूं कि नमक की कीमत में बढ़ा दिया, अगर नमक की कीमत में वृद्धि कर दिया जाए, नमक की कीमत में वृद्धि कर दें तो क्या काम करोगे? मांग क्या करोगे? घटा दोगे। है तो मांग घटा दोगे क्या? एक चम्मच खाते थे तो फिर आधी चुटकी थोड़ा खाओगे? नहीं।
तो जो कुछ घटिया वस्तुएं होती हैं जिन्हें असल में कहते हैं गिफिन, गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुओं पे मांग और डिमांड, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति का सिद्धांत किस पर नहीं काम करता, गिफिन वस्तुओं, घटिया वस्तुओं पर काम नहीं करता। जैसे फेयर एंड लवली 5 रुपए में बनो महलों की रानी, तब भी उतने डिमांड था। अब कीमत बढ़ा तो मांग कम हो जाना चाहिए था, लेकिन फेयर एंड लवली का डिमांड घटा नहीं। 7 रुपए में बनो महरों की रानी, तब भी उतनी कीमत है, तब भी उतनी कीमत है। अभी 9 रुपए में बनो महरों की रानी फेयर एंड लवली, तब भी उतनी कीमत है। हालांकि अमी गौतम लगा लगा कर सच में रानी बन गई हैं, लेकिन तो ट्राई न करना। तो आप देखिए फेयर एंड लवली की अभी भी वही डिमांड है। क्यों? क्योंकि वो गिफिन वस्तु है। लेकिन अगर यही मैं कह देता कि लक्ष्मी के ब्रांड पर, लक्ष्मी के ब्रांड पर आज 50% की छूट है, मतलब क्या हो गया, कीमत में क्या हो गई, कमी। तुरंत लड़कियां टूट पड़ेंगी भैया, तुरंत क्या करेंगी, मांग को क्या करेंगी, बढ़ा देंगी, क्योंकि ये क्या है, ब्रांड है, क्योंकि ये क्या है, ब्रांड है। तो घटिया वस्तुओं पर मांग और पूर्ति के सिद्धांत काम नहीं करते हैं, घटिया वस्तुओं पर मांग और पूर्ति के सिद्धांत काम नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखिए, कह रहा यद एक वस्तु, घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग नहीं, वही बनी रहेगी, मांग वही बनी रहेगी। अगर घटिया वस्तु की कीमत गिरेगी तो मांग वही बने रहेगा, क्योंकि घटिया गिफिन वस्तुओं पर डिमांड और सप्लाई के रूल काम नहीं करते। जैसे नमक की कीमत बढ़ा दोगे या नमक की कीमत घटा दोगे तो डिमांड और सप्लाई पर प्रभाव कर नहीं पाओगे आप। अगला सवाल देखिए, कह रहा मुगल दरबार, बाबर की मृत्यु, बाबर की मृत्यु। चलिए देखिए, बाबर की मृत्यु के बारे में आपको पढ़ना, बाबर क्या है। चलिए देखिए बाबर, तो बाबर की बहुत लंबी चर्चा न करते हुए पढ़ते करते हैं। कहां से, 1526 से। 1526 में क्या होगा, 1526 में पानीपत का क्या होगा, प्रथम युद्ध होगा। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा जाएगा, तो ये लड़ा जाएगा बाबर और किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ये इब्राहिम लोदी वंश के क्या होंगे, अंतिम शासक होंगे। लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी होंगे, और ये इब्राहिम लोदी अंतिम शासक होंगे। और इसी पानीपत के युद्ध में ये क्या हो जाएंगे, इब्राहिम लोदी क्या हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। किससे पराजित हो जाएंगे, बाबर क्या हो जाएंगे, विजय हो जाएंगे। और यही पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का समाप्ति और मुगलों की सत्ता स्थापित होना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। 1526 में पानीपत का होगा, युद्ध होगा। 1527 में खानवा का युद्ध होगा, और ये खानवा का युद्ध किसके किसके बीच होगा, राणा सांगा और किसके बीच, और बाबर के बीच होगा। इसी युद्ध में बाबर क्या देगा, जिहाद का नारा देगा। इसी युद्ध में बाबर जिहाद का नारा देगा, इसी युद्ध में बाबर जिहाद का नारा देगा और कलंदर की उपाधि धारण करेगा। प्रत्येक व्यक्तियों को, काबुल के प्रत्येक व्यक्तियों को एक एक सोने की सिक्का दान करेगा। और यहीं पर बाबर क्या देंगे, जिहाद का नारा देंगे और अपने सैनिकों पर। असल में ये युद्ध, जब हम इतिहास पढ़ेंगे, ये युद्ध बाबर हारने वाले थे, लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों, वक्ता अच्छा था, उसने अपने सैनिकों पर लगा तगमा कर ख़त्म कर दिया और कहा ये जिहाद के लिए है, ये धर्म के लिए है। और बाबर की सेना मोटिवेट हो जाएगी और क्या काम करेगी, राणा सांगा की सेना को क्या कर देगी, पराजित कर देगी। और यहीं पर तो सवाल पूछा जाएगा किसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तो जिहाद का नारा दिया था किसमें, खानवा के युद्ध में। इसके बाद 28 में ये होगा, फिर 27 में ये हुआ खानवा, 28 में 1528 में क्या होगा, 1528 में होगा यहाँ पर क्या हुआ, खानवा। और 1528 में क्या होगा, चंदेरी का युद्ध होगा। चंदेरी किसके किसके बीच होगा, तो ये होगा किसके बीच, बाबर और मेदनी राय के बीच। चंदेरी के राजा मेदनी राय के बीच ये हो जाएंगे पराजित और बाबर क्या हो जाएगा, विजय। इसके बाद एक युद्ध होगा, कब, 1529 में होगा। और इस युद्ध का नाम क्या होगा, घाघरा का युद्ध। ये किसके बीच होगा, ये होगा बाबर और संयुक्त अफगान सेना के बीच होगा। और संयुक्त अफगान सेना क्या हो जाएगी, पराजित, बाबर क्या हो जाएंगे, विजय। ये मध्यकालीन इतिहास का
प्रथम युद्ध होगा जो स्थल और जल दोनों में लड़ा जाएगा, जो स्थल और जल दोनों में लड़ा जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 26 दिसंबर 1530 को बाबर का आगरा में क्या हो जाएगा, निधन हो जाएगा और बाबर का उत्तराधिकारी आएगा कौन, हुमायूं। अब बाबर को आराम बाग, बाबर ने आगरा में एक शैली बनाया था आराम बाग शैली का बाबर को जनक कहा जाता है। किसका, आराम बाग शैली का बाबर को जनक कहा जाता है। तो जो आराम बाग शैली है, इसी आगरा में आराम बाग में बाबर को दफनाया जाएगा। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल दफनाया जाए, तो आगरा से काबुल ले जाएगा कौन, अकबर। और अकबर क्या काम करेंगे, काबुल में दफनाएंगे किसे, बाबर को। चलिए तो अगला सवाल कह रहा, निम्नलिखित में से कौन एक अग्नीय चट्टाने हैं। बेटा अग्नीय चट्टाने ये आर्कीनियन क्रम की चट्टाने जो होती हैं, जब आप को ज्योग्राफी पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, अभी आप अपने जीडी पर पूरा फोकस कीजिए, अपने सवाल पर पूरा फोकस कीजिए, जीडी पर। आर्कीनियन क्रम की जो चट्टानें होती हैं ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। ये किससे निर्मित होती हैं, ये ज्वालामुखी द्वारा जो लावा लाया जाता है, जो मैग्मा क्या है, जब तक दुर्बलता मंडल में रहेगा तब तक मैग्मा रहेगा, जैसे सतह पर आ जाएगा लावा हो जाएगा। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आर्कीनियन क्रम की चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। और जब बेटा यही चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो रूपांतरित चट्टानें ग्रेनाइट, डोरोमाइट, चूना, बेलसाड एक अग्नीय चट्टानें नहीं होती हैं। जब अग्नीय चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो अंतिम रूप में हो जाती हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बदल जाती हैं। जैसे विंध्यन श्रेणियां रूपांतरित होकर चूना पत्थर के रूप में बदल चुकी हैं। मध्य प्रदेश की जो विंध्यन श्रेणियां हैं वो लाल बलुआ पत्थर और भौन सामग्री के लिए क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। अगले सवाल देखिए, कह रहा हॉकी के टीम में निम्नलिखित में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी से आपको 2-3 कप याद रखना है, मुख्यतः 2 कप आप याद रखना है। कौन, आगा खां कप और मेजर ध्यानचंद कप। आगा खां कप और मेजर ध्यानचंद कप किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। आगे कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में भारत के वायसराय कौन थे। तो बेटा जलियांवाला बाग, फिर से गांधी पर आते हैं। ठीक इसके पहले जो हम लोगों ने किया था उसके बारे में फिर से जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या काम करें, गांधी पर आते हैं, जरा देखिएगा। 1919 तक मैंने आपको ध्यान से सुनिए, खेड़ा तक मामला बता दिया था। अब होगा क्या, 1919 में एक एक्ट आएगा, रोलेट एक्ट आएगा। और रोलेट एक्ट क्या काम होगा, ये कहा जाएगा जो मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट क्या काम करेगा, केवल शक यानी संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए क्या कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। तो इसे लोग कहेंगे काला कानून। क्या कहा जाएगा, बिना इसे कहा जाएगा बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के कानून। अब इसी को लेकर एक देशव्यापी जुलूस निकाला जाएगा और उस देशव्यापी जुलूस में कौन कौन रहेंगे, क्या काम किया जाएगा। 9 अप्रैल 1919 को 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ किताबों में 10 अप्रैल आपको लिखा हुआ मिल सकता है। 9 अप्रैल 1919 को इसी रोलेट एक्ट के विरोध में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉक्टर सत्यपाल और इसके बाद डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और किसे, महात्मा गांधी को क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार। अब ये जो दोनों लोग हैं बच्चे, ये दोनों लोग पंजाब के बहुत लोकप्रिय क्या थे, नेता थे। तो इन्हीं के रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इसी के समय जलियांवाला बाग में
क्या बैसाखी के दिन क्या था वहाँ पर? बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन क्या बुलाया जाएगा? एक विशाल सभा बुलाया जाएगा और इसी विशाल सभा पर जनरल डायर क्या चला देगा? गोलियां चला देगा, जो कहलाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। असल में हजारों लोग मारे जाएंगे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपोर्ट देगी कि 379 लोग ही क्या किए गए हैं? मारे गए हैं। अब इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक आयोग बनेगा जो कहलाएगा हंटर आयोग। हंटर आयोग, हंटर आयोग जब तक अपनी रिपोर्ट सौंपती, हंटर आयोग जब तक अपनी रिपोर्ट सौंपती, तब तक जनरल ओडायर को लंदन भेज दिया जाएगा और उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, बहुत सारा इनाम। उस दौरान भारत में वायसराय कौन थे? उस समय भारत में वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड। अगर आपने पढ़ा हो तो 1919 में एक अधिनियम आता है जो कहलाता है माटेंगो 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 चैम्सफोर्ड। माटेंगो चैम्सफोर्ड, माटेंगो चैम्सफोर्ड सुधार। ये जो माटेंगो चैम्सफोर्ड सुधार है, माटेंगो कौन थे इस समय? इस समय माटेंगो थे भारत सचिव, और इसी समय वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड। वायसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड थे। भारत शासन अधिनियम 1919 माटेंगो चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसी समय इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार क्या शुरू किया गया था? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू किया गया। इसी के तहत महिला को पहली बार मत देने का क्या दिया गया? मत देने का अधिकार दिया गया। इसी समय बेटा आपको क्या रखना है? सिखों और किसे? आंग्ल भारतीयों। सिखों और आंग्ल भारतीयों। सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए क्या काम किया गया था? इसी अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन मंडल की क्या किया गया था? व्यवस्था किया गया था। इसी के समय मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है? प्रांत में क्या लगाया गया था? द्वैध शासन। इसी अधिनियम के तहत प्रांत में क्या लगाया गया था? द्वैध शासन। इसी अधिनियम के तहत प्रांत में क्या लगाया गया था? द्वैध शासन। प्रांत में द्वैध शासन के जनक किसे माना गया? लियोनो कार्टिस को प्रांतों में द्वैध शासन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। यह था 1919। आपको 1919 के बारे में आपको और याद रखना है क्या? 1919 में ही चालू हुआ था खिलाफत। भारत में किसने चालू किया था? अली बंधुओं ने। और महात्मा गांधी ने इसे मान लिया था हिंदू मुस्लिम की क्या एकता का अवसर। 1920 में महात्मा गांधी क्या चालू करेंगे? असहयोग आंदोलन। मैं मैक्सिमम डाटा आपको कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। 1920 में महात्मा गांधी क्या शुरू करेंगे? असहयोग आंदोलन। 1922 में कुछ किताबों में 5 फरवरी मिलेगा आपको, कुछ किताबों में 4 फरवरी मिलेगा, एनसीईआरटी में 5 फरवरी मिलेगा आपको। 5 फरवरी 1922 को एक कांड हो जाएगा, चौरा चौरी कांड। और इसी चौरा चौरी कांड में बेटा, चौरा चौरी कांड में क्या काम किया जाएगा? 12 फरवरी को वर्धा में बैठक बुलाया जाएगा, और वर्धा में बैठक बुलाया जाएगा और असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया जाएगा? वापस ले लिया जाएगा और असहयोग आंदोलन वापस हो जाएगा। और अहमदाबाद के कोर्ट में 6 वर्षों के लिए महात्मा गांधी को क्या सुना दिया जाएगा? सजा सुना दिया जाएगा और महात्मा गांधी जेल चले जाएंगे। अब जब महात्मा गांधी गिरफ्तार होंगे तो देश में बहुत ज़्यादा निराशा हो जाएगी। तो क्या काम किया जाएगा? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर देंगे। कौन? 2 लोग, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, 1925 में एक नई पार्टी बन जाएगी, HRA, सचिंद्र नाथ सान्याल। ये क्रांतिकारियों का पार्टी होगा। कहाँ गठित होगा? नाम ठीक से सुन लीजिए सब अपने एग्जाम के लिए। कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में गठित होगा। भगत सिंह रहेंगे, चंद्रशेखर आजाद रहेंगे, सचिन नाथ सान्याल रहेंगे, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, ये सब मिलकर कानपुर पहुंचेंगे और कानपुर में क्या बनाएंगे? HRA। और HRA क्रांतिकारी द्वारा पहला घटना क्या होगा? 9 अगस्त 1925 को क्या होगा? काकोरी कांड।
क्या होगा, काकोरी कांड। मैं रिपीट करा रहा हूं, आपको रिवीजन करा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए क्या होगा, काकोरी कांड। काकोरी कांड में क्या होगा, 8 डाउन ट्रेन, कहां से, लखनऊ से सहारनपुर लाइन पर, कौन सा ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन को क्या काम किया जाएगा, लूट लिया जाएगा और इसी में लगभग 64 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये चारे के क्रांतिकारियों को 17 को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास और 4 को क्या दे दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा। 4 को क्या दिया जाएगा, फांसी दिया जाएगा, कि जिसमें से अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में, राजेंद्र प्रसाद लहड़ी को गोंडा में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में और किसे, और रोशन लाल को इलाहाबाद के नैनी में क्या दे दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उस समय वायसराय कौन थे, उस समय वायसराय थे कौन, चाम्स, लॉर्ड लिनलिथागो। ये लॉर्ड लिनलिथागो क्या काम करेगा, 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध में बेटा, 1949 में जब सेकंड वर्ल्ड वार होगा तो भारत को क्या काम करेगा, बिना कांग्रेस के समझौते के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, लॉर्ड लिनलिथागो। और इन्हीं के समय में 8 अगस्त 1940 को क्या होगा, अगस्त प्रस्ताव होगा और इसी के समय में कब 1942 को क्या छोड़ेगा, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद बेटा बेबल, 1945 में एक योजना आएगा, बेबल योजना आएगा और बेबल योजना के तहत भारत के बंटवारे को रोकने के लिए शिमला में बुलाया जाएगा शिमला सम्मेलन और शिमला सम्मेलन में क्या काम किया जाएगा, अबू कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन बेटा मोहम्मद अली जिन्ना आएंगे और कहेंगे मुस्लिम लीग अलग राज से नीचे कुछ और स्वीकार नहीं करेगी और शिमला सम्मेलन क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। इरविन कौन है, इरविन से ध्यान दीजिएगा, इरविन कौन है, इरविन से महात्मा गांधी जनवरी 1930 में महात्मा गांधी क्या काम करेंगे, इरविन से मांगेंगे 11 सूत्रीय मांग का क्या रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन इरविन अस्वीकार कर देंगे। जब इरविन अस्वीकार कर देंगे तो बेटा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी महात्मा गांधी क्या काम करेंगे, अपने 72 अनुयायियों के साथ, अपने 78 अनुयायियों के साथ अपने साबरमती आश्रम से निकल लेंगे और कहाँ, दंडी मार्च। 244 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो कहाँ पहुँच जाएंगे, 244 मील की दूरी तय करने के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, दंडी मार्च। और 6 अप्रैल को नमक को अपने मुट्ठी में उठाकर नमक कानून को तोड़ देंगे, जिसे आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाएगा तो इरविन के बारे में आपको एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है, इरविन के समय में क्या याद रखना है, 5 मार्च 1931 को क्या होगा, गांधी इरविन समझौता होगा। क्या होगा, गांधी इरविन समझौता होगा बेटा, क्या होगा, गांधी इरविन समझौता होगा और इसी समझौते में गांधी के मांग लिया जाएगा और इरविन क्या काम करेंगे, कहेंगे गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लेंगे, भाग लेंगे। और जब 1932 में गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन जाएंगे तो वहाँ पर एक व्यक्ति होगा विंस्टन चर्चिल और गांधी को कहेगा अर्धनंग फकीर, गांधी को क्या कहेगा, अर्धनंग फकीर। तो ये है इरविन के बारे में जानकारी। आगे अभी बहुत समय नहीं है, आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूं, मैं बहुत समय नहीं है, आप अपने पेपर पर कंसंट्रेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास किया जाए। देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो इसका तो सही जवाब बेटा क्या है, आंध्र प्रदेश से। आइए भाषा के आधार पर कुछ बातें जान लेते हैं। क्या, एस.के. धर आयोग, जिसे कहा जाता है भाषीय प्रांतीय आयोग। अगर जब आपको बेटा संविधान पढ़ाऊंगा मैं तो हमारे जो मूल संविधान में राज्यों का गठन था वो ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग में था, यानी हमारे यहाँ जो राज्यों का प्रावधान था वो वर्गों में था। एक व्यक्ति है जिनका नाम है पट्टाभ श्री रमल्लू, वो क्या काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो वो कहेंगे हमें भाषा के आधार पर अलग से राज्य चाहिए। तो क्या काम किया जाएगा, 1947 में एस.के. धर
1947 में यस्केधर या प्रांतीय आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और ये आयोग 1948 में क्या करेगा, अपना रिपोर्ट सौंप देगा, अपना रिपोर्ट सौंपेगा 1948 में। और जब ये अपना रिपोर्ट सौंपेगा तो क्या कहेगा, कहेगा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए, प्रशासन की सुविधा के आधार पर राज्यों का क्या किया जाए, गठन किया जाए। अब इससे आंदोलन और तेज हो जाएगा। तब फिर क्या होगा, 1949 में एक समिति गठित होगा, जेबीपी समिति। जेबीपी समिति में कौन रहेगा, जवाहरलाल नेहरू, और कौन रहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे, और कौन रहेंगे, पट्टाभ सीतारमैया, पट्टाभ सीतारमैया, पट्टाभ सीतारमैया, ये रहेंगे, 3 लोग रहेंगे। और ये आयोग क्या कहेगा, ये आयोग कहेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को कुछ समय के लिए बेटा टाल दिया जाए। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को क्या किया जाए, कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। तो टाल दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो रमल्लू जी हैं वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, कहेंगे भाई साहब अब हम मर जाएंगे। और क्या होगा, रमल्लू के मर जाने से आंदोलन तेज हो जाएगा, आंदोलन हिंसक हो जाएगा। फिर क्या काम किया जाएगा, 1953 में एक आयोग बनेगा जिसका नाम होगा फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग में कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे। ये 3 सदस्य में एक तो फजल अली होंगे, एक होंगे के.एम. पांडिंगकर होंगे। इनके अलावा एक व्यक्ति कौन होंगे, एचएन कुंजरू ये होंगे। ये 3 लोग होंगे। और ये जो आयोग है ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी दिसंबर 1955 में। और ये क्या काम करेंगे, ये जो आयोग है ये आयोग क्या घोषणा करेगा, कहेगा भाषा के आधार पर क्या काम किया जाए, राज्यों का गठन किया जाए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। किंतु एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को क्या कर दिया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए। यानी एक राज्य में एक ही भाषा होगा, इसको अस्वीकार कर दें। किंतु राज्यों का क्या काम किया जाए, राज्यों का क्या गठन किया जाए, भाषा के आधार पर गठन किया जाए। और इसी फजल अली आयोग की रिपोर्टों को मान लिया जाएगा और भारतीय संविधान में एक संशोधन किया जाएगा, सातवां संविधान संशोधन 1956 किया जाएगा। और इसके तहत क्या काम किया जाएगा, पहली अनुसूची समाप्त हो जाएगा और एक एक्ट पारित किया जाएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया जाएगा। और इसी के तहत क्या काम किया जाएगा, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया जाएगा, गठन। और इसी के तहत भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित होगा, कौन, आंध्र प्रदेश गठित होगा। आगे सुनिए, वॉक लाक कुड फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मजेदार पुस्तक है बेटा, नेशनल मंडेला। ये नेशनल मंडेला कौन है, ये दक्षिण अफ्रीका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। और ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की क्या है, आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा है जो प्रकाशित हुआ था कब, 1994 में, जो पहली बार प्रकाशित हुआ था 1994 में। ये नेशनल मंडेला की क्या है, आत्मकथा है। ये नेशनल मंडेला की क्या है, आत्मकथा है। किताबें, पुस्तकें आपके पेपर में दिया हुआ है। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। अगर मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूं, मैं आपके लिए अगर इतना लेबर कर रहा हूं, प्लीज़ अपना रिपोर्ट, अपना रिव्यू हमको ज़रूर दें। आप अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, आप हमको 10 लोग दिखिए, लेकिन आप अपनी रिपोर्ट हमको दीजिए। आप हमको बताइए क्या मैं आपके लिए बेहतर कर पा रहा हूँ, क्या मेरे अंदर
क्या मैं आपके लिए और बेहतर और क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ जिससे मैं आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में, आपके जीवन में, आपकी सफलताओं में मेरा योगदान हो। ये मेरी दिली इच्छा है, ये मेरी बहुत ही दिली इच्छा है और मैं ये कर रहा हूँ कि आपके सफलताओं में मेरा कुछ ही अंश हो, लेकिन हमारा अंश आपकी सफलताओं में हो। अगर आप में से किसी की सफलता में, अगर आपकी सफलता में हमारा 1% भी योगदान रहा तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। तो मैं मानूंगा कि मेरा धरती पर आना सफल हो गया है। मैंने जो मैं कर रहा था, मेरे कर्म से किसी के जीवन में अगर 1% का बदलाव आया, अगर आपका जीवन 1% बदलता है तो मैं जानना चाहता हूं कि प्लीज़ अपना रिव्यू हम तक पहुंचाएं, अपना रिव्यू पहुंचाएं, अपना विचार पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स ओपन है, आप भरपूर कमेंट कीजिए। आपसे हम बनेंगे, आपसे हम बनेंगे। आप जो कुछ विचार हैं, आपका हक है कि आप अपने विचार को हम तक पहुंचाएं। हम उस विचार पर पूरा अमल करेंगे, अपने अंतिम प्रयासों तक उनमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। बस आप अपना रिव्यू हमको जरूर दें। देखिए क्या है, कह रहा विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है। बेटा ध्यान से सुनिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या काम किया गया, जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विश्व बैंक। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक था वही 1944 में स्थापित हुआ था, जिसे कहा जाता है विश्व बैंक, और जिसकी स्थापना कब हुआ, जिसकी स्थापना 1944 में, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। जिसका मुख्यालय बेटा कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। अगला सवाल देखिए, कह रहा हरारे किसकी राजधानी है। तो हरारे बेटा किसकी राजधानी है, हरारे जिस देश की राजधानी है उसका नाम क्या है, जिम्बाब्वे। हरारे जिसकी राजधानी है उसका नाम क्या है, जिम्बाब्वे है। अगर बेटा न्यूजीलैंड की राजधानी मैं आपको बता देता हूं, और ये 2 राज्यों की राजधानी मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका उत्तर मैं कल अब के वीडियो में आपको दूंगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, नाइजीरिया और नामीबिया की राजधानी बताएं। मैं आपको बता देता हूं ये किस देश में, किस महाद्वीप में मिलेगा। ये दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नाइजीरिया और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, नामीबिया और नाइजीरिया की राजधानी क्या है। ये दोनों दक्षिण अफ्रीका, मैं आपको लोकेशन तक बता देता हूं, लेकिन बस आप कमेंट में आप हमको राजधानी बताइएगा। यहाँ मिलेगा आपको नाइजीरिया और यहाँ पर मिलेगा आपको दक्षिण अफ्रीका में क्या, यहाँ मिलेगा दक्षिण अफ्रीका नामीबिया। आपको राजधानी बतानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी है विलिंगटन, मैं इसकी राजधानी में आपको बता दे रहा हूँ। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। 2 राजधानियाँ का उत्तर मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में दें, नाइजीरिया और नामीबिया। अगला सवाल, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, कॉमन सी बात है 25 वर्ष, सब जानते हैं। राज्यसभा के लिए कितना वर्ष, 30 वर्ष। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, अगर हम अपने संसद के स्ट्रक्चर को समझें, तो देखिए जरा, संसद के 3 अंग हैं। संसद हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग हैं, लेकिन सदन 2 हैं। संसद के 3 अंग हैं, एक है राष्ट्रपति महोदय, एक है राज्यसभा, और दूसरा क्या है, लोकसभा है। तो संसद के 3 अंग हैं। राष्ट्रपति महोदय किस अनुच्छेद में है, 52 में। ये सब जीडी के लिए पढ़ाया जा रहा है। और ये किस में है, ये 80 में है। और लोकसभा किस में है, 81 में है। राज्यसभा, लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये कौन हैं, ये हैं ओम बिड़ला। ये कौन है, ओम बिड़ला। ये राज्यसभा के वर्तमान क्या हैं, अध्यक्ष, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और श्री जगदीप धनखड़, ये क्या हैं, ये धनखड़ जी हमारे क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। और यही राज्यसभा का क्या है, यही राज्यसभा के क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में आप थोड़ी सी बात जानकारी जान लीजिए। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि ये संघ की कार्यपालिका का क्या होगा, संघ की कार्यपालिका का क्या होगा दोस्तों, ये संघ की कार्यपालिका का
प्रमुख होगा। हम मुझे पता है आपको ये पता होगा। ये दूसरा 54 क्या कहता है? कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये कहना चाह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा। कैसा होगा? निर्वाचित होगा। आगे कह रहा है 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति क्या है? निर्वाचन रीति है। राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, इसकी निर्वाचन रीति क्या होगी? निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगा? तो प्रक्रिया आप सब जानते हैं, एकल मत संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, एकल मत संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। 56 क्या होगा? इसकी अवधि होगी, यानी कार्यकाल क्या होगा, अवधि क्या होगा। 57 क्या होगा? पुनः निर्वाचन होगा, पुनः निर्वाचन होगा, यानी भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता है। बेटा 58 में क्या लिखा है? तो 58 में लिखा है योग्यता, योग्यता यानी अर्हताएं, योग्यता यानी अर्हताएं। 59 में क्या लिखा है? शर्तें। 60 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का शपथ। 61 में क्या लिखा है? महाअभियोग, महाअभियोग। 61 में क्या है? महाअभियोग। 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान, क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति की क्या? क्षमादान शक्तियां। इसके बाद 74 में क्या है? अपने सलाह के लिए क्या करेगा? मंत्री परिषद का क्या करेगा? गठन। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या? नियुक्ति। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की क्या? नियुक्ति। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 78 में क्या है? संघ की कार्यपालिका संबंधी जानकारी प्रधानमंत्री से क्या कर सकता है? मांग सकता है। यानी प्रधानमंत्री का दायित्व है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी जानकारी राष्ट्रपति को क्या करे? उपलब्ध कराए। इसके बाद बेटा आपको याद रखना है अनुच्छेद 108, इसमें क्या है? राष्ट्रपति क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 110 याद रखिएगा, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अनुच्छेद 111 याद रखिएगा, वीटो पावर है। अनुच्छेद 123 याद रखिएगा, अध्यादेश है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश है। और आप 143, इसका मतलब 143 आई लव यू नहीं, इसका मतलब 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की क्या है? शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है। बेटा थोड़ी सी बात आप उपराष्ट्रपति के बारे में जान लीजिएगा। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था डिमांड और सप्लाई पर निर्धारित होती है, मांग और पूर्ति पर काम करती है। थोड़ा सा पूंजीवादी के बारे में जान लीजिए, क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? तो बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मित्रों या दोस्तों या बच्चों ठीक से सुनो, क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं एडम स्मिथ है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता इसमें, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, तो सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप बेटा नहीं होता है। ठीक से ध्यान दीजिए। फिर क्या? उत्पादन, जो उत्पादन होगा इस उत्पादन पर स्वामित्व किसका होगा? निजी क्षेत्र का होगा। और बेटा निजी क्षेत्र हमेशा किसके लिए काम करता है? लाभ के लिए। यानी इसमें जो वस्तु, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो वस्तु एवं सेवा का निर्धारण होता है वो किस पर होता है? अधिकतम लाभ पर। और अधिकतम लाभ कब कमा पाओगे? जब डिमांड और सप्लाई पर क्या करोगे? कार्य करोगे। जब डिमांड और सप्लाई पर क्या करोगे? कार्य करोगे। ध्यान दीजिएगा, एक अर्थव्यवस्था बेटा और है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है? इसके जनक हैं जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स। इसके जनक हैं जर्मन दार्शनिक कौन? कार्ल मार्क्स।
इसमें संसाधन पर किसका स्वामित्व होता है? तो इसमें स्वामित्व होता है बेटा किसका? सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है। किसका? सार्वजनिक क्षेत्र का। और जब सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है तो इसमें सरकार का क्या होता है? व्यापक हस्तक्षेप। सरकार का क्या होता है? व्यापक हस्तक्षेप। सरकार का व्यापक हस्तक्षेप होता है। एक अर्थव्यवस्था और होती है जिसमें क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का क्या होता है? सह स्वामित्व होता है। दोनों का क्या होता है? सह स्वामित्व। इसमें संसाधन को अधिकतम लाभ और आवश्यकताओं की पूर्ति दोनों के उद्देश्य से पैदा किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल आप जानते होंगे, सब कोई जानता होगा। रबी भारत की फसलें कैसी हैं? तो भारत की फसलें कैसी हैं? भारत की फसलें 3 मौसम में हैं बेटा। कैसी? एक है रबी की फसल, रबी की फसल। दूसरी फसल क्या मिलेगी आपको? खरीफ की फसल। रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद। अब रबी की फसल कौन है? जिनको अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाए? बोया जाए, और मार्च और अप्रैल में क्या कर लिया जाए? काट लिया जाए। जैसे कौन सी फसल? गेहूं। जैसे गेहूं, जौ, चना, गेहूं, जौ, चना, सरसों और क्या? राई। और क्या? राई। मटर, आलू, मशरूम। ये कैसे हैं? ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल क्या होती है? जिनको जून और जुलाई में बोया जाए तथा अक्टूबर और नवंबर में क्या कर लिया जाए? काट लिया जाए। जून जुलाई में बोया जाए, अक्टूबर नवंबर में क्या कर लिया जाए? काट लिया जाए। आगे देखिए कौन सी फसलें होंगी? तो ये कौन सी फसलें होंगी? चावल। कौन सी फसलें होंगी? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और क्या? तंबाकू, कपास, जूट, रागी, सोयाबीन, मूंगफली। कौन सा? मूंगफली। कौन सा बच्चे? मूंगफली। ये फसलें कैसी हैं? ये फसलें कैसी हैं? खरीफ की। जायद की फसलें क्या होती हैं? जिनको मार्च में बोया जाता है और जून में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। जैसे तरबूज, खरबूज, ककरी, डरककरी, ये सब कैसे हैं? ये जायद की क्या है? फसलें हैं। भारत की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है। भारत की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जैव या नवीनीकरण ऊर्जा पर है? जैव या नवीनीकरण ऊर्जा। बेटा जैव और नवीनीकरण ऊर्जा क्या होती है? ऐसी ऊर्जा जिनके स्रोत अभी जो है अनिश्चित हैं, जिनके स्रोत अभी क्या हैं? जिनके स्रोत अभी बहुत हैं, यानी जिनके स्रोत अभी क्या हैं? अनंत हैं, जिनके स्रोत अभी खत्म होने वाले नहीं हैं। जैसे कौन सा? जैसे सौर ऊर्जा, जैसे बायोगैस, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे बायोगैस, जैसे पवन चक्की। ऐसी ऊर्जाएं, ऐसी ऊर्जा का स्रोत जिनको आप क्या कर सकें? रिसाइकिल कर सकें, जिनको आप क्या कर सकें? रिसाइकिल कर सकें। बेटा लौह अयस्क परंपरागत ऊर्जा है या अनवीनीकरण ऊर्जा है? जल ये परंपरागत ऊर्जा या अनवीनीकरण ऊर्जा है। कोयला ये भी परंपरागत या अनवीनीकरण। पशुधन का मतलब है पशुओं के अपशिष्ट यानी गोबर गैस। पशुओं के अपशिष्ट से जो ऊर्जा प्राप्त होती है अपघटित कर गोबर गैस, ये क्या है? ये नवीनीकरण क्या है? ऊर्जा है। नवीनीकरण ऊर्जा मतलब क्या? ऐसी ऊर्जा जिनको रिसाइकिल किया जा सके। आगे देखिए कह रहा सेज की अवधारणा बेटा कहां से आया है? भारत से। ये सेज की अवधारणा कहां से आया है? भारत से। सर्वप्रथम सेज शुरू किया गया था भारत में। कर के अतिरिक्त किसी वस्तु पर कर के अतिरिक्त जो कर लगाया जाता है, किसी वस्तु पर कर के अतिरिक्त जो कर लगाया जाता है उसे कहा जाता है सेज कहा जाता है। इकोनॉमी में इसके हम टर्मिनोलॉजी समझेंगे। इकोनॉमी मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इसका बहुत डिटेल बताऊंगा। आगे सुनिए, आगे क्या है? कह रहा है भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में सबसे कम थी? तो किस दशक में थी? 1911 से 1921 के बीच। ऐसा क्यों था?
ऐसा इसलिए था बेटा क्योंकि प्लेग बीमारी फैली हुई थी, जिसके कारण मृत्यु दर अधिक हो गया था और जन्म दर कम हो गया था। तो जनसंख्या क्या हो गई थी? ऋणात्मक चली गई थी। वर्तमान में भारत के किस राज्य में जनसंख्या दर ऋणात्मक है? तो आपको क्या बताना है? नागालैंड। क्या बताना है? नागालैंड। कह रहा राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने सभी टॉपिकों को आपके जीडी के सेम मॉडल पेपर को मैंने बनाने का क्या किया है? प्रयास किया है, मेहनत बहुत किया है। इसको अपना रिव्यू देना जरूर, बहुत मेहनत किया है। आपसे बात कर रहे हैं, आपसे, आप जो देख रहे हैं आप ही से बात कर रहे हैं। शेयर करना, पहुंचाना, ताकि हमको मिले मोटिवेशन और मैं आपके लिए और मेहनत कर पाऊँ, मैं आपके लिए अपना 100% दे पाऊँ, हमें मोटिवेशन मिले, हमें निराशा ना हो। अगर कोई कमी है तो आप सुझाव तो दे ही सकते हैं, मैं उस पर अमल जरूर करूँगा। आगे देखिए, तो इसकी शुरुआत हुआ है कब? इसकी शुरुआत हुआ है इसकी शुरुआत हुआ है सन 2018 में हुआ है। सन 2018 में कहाँ से हुआ है? हरियाणा में। हरियाणा के किस जिले से हुआ है? करनाल से हुआ है। कहाँ से? करनाल से। क्या है ये गोवर्धन योजना क्या है? गौओं के गोबरों के अपशिष्ट कर उनको अपशिष्ट कर उर्वरक या ऊर्जा में तब्दील करना कहलाता है गोवर्धन योजना, जिसकी शुरुआत किसने किया है? हरियाणा सरकार ने किया है बेटा। आगे, तो ये थे आपके जीडी के 20 क्वेश्चन। आप बताइए कौन सा एरिया हमने छोड़ा है जो आपके सिलेबस में दिया था और हमने उसको कराया नहीं? क्या ऐसा कोई एरिया है जो हमने नहीं कराया हो? लगभग सभी एरिया में आपके सवाल के हैं। अभी मैं आपके लिए केवल जीडी का प्रैक्टिस सॉल्व कराऊंगा। आपके जब तक पेपर जीडी के नहीं हो जाते तब तक मैं आपको पेपर ही पेपर कराऊंगा और इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि माता रानी का अगर कृपा रहा तो आप पर और हम पर अगर रहा तो हमारा मेहनत आपके जीवन में जरूर रंग लाएगा और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो मैं आपको याद जरूर आऊँगा। चलिए, तो आज का पेपर था। आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिएगा वीडियो, अपने लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि हम आपके लिए और बेहतर कर पाएँ। तब तक आप अपना हमेशा की तरह, जैसा कि मेरा मानना है कि जब तक आप अपने पास रहें, जब तक आप अपने लोगों के पास रहें, तब तक उनकी कद्र कर लें, तब तक आप अपना और अपनों का आपको छोड़ जाते हैं, आपको और अपनों के साथ इस वीडियो में यहीं तक। तब तक उनका और अपना खूब ख्याल रखिएगा। अगले क्लास में कल फिर मिलेंगे।